नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आप सभी के लिए आया हूं क्योंकि अब आपकी एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक है और एक ऐसा टॉपिक जिसकी आपको कई दिनों से इच्छा थी, क्योंकि आज हम कंप्लीट साइकोलॉजी को बहुत ही शानदार और बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज हमने पूरा प्रयास किया है कि कंप्लीट साइकोलॉजी को हम इस तरह से आपके सामने लेकर आए। जी हाँ, ठीक समझे आप लोग, स्टैटिक तरीके से। तो सबसे पहले हमने कहा भाई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसका मतलब हुआ एनसीएफ 2005 को लेकर आज सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एनसीएफ 2005 को लेकर जो हमारी चर्चा रहेगी उसमें हमने प्रयास किया कि भाई सबसे पहले हमें मालूम है कि भाई इसके निर्माण के 5 सिद्धांत माने गए हैं। अभी 5 जो निर्माण के सिद्धांत है आपके कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले आपने कहा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। नेक्स्ट रहेगा पढ़ाई को रटंत प्रक्रिया से मुक्त करना। अगला जवाब आपने दिया कि भाई शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहने देना, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। इसका मतलब हुआ मित्रों करके सीखने की बात कही है, तो ये भाई करके सीखने वाली बात यहां पर क्लियर रहेगी। अगला है आपका शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। मित्रों याद रखिएगा, इसका बड़ा ही क्लियर एक हिंट्स रहेगा कि जब भी आपसे पूछेगा एनसीएफ 2005 के बारे में और उसमें पूछेगा पाठ्यचर्या निर्धारण या पाठ्यचर्या निर्माण के जो सिद्धांत रहेंगे, यदि उन सिद्धांतों को लेकर यदि आपसे बात की जाएगी तो आपको ये 5 सिद्धांत हमेशा याद रखने होंगे। ज्यादा इससे कुछ कहना नहीं है, बस केवल एक छोटी सी जो बातें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है। और छोटी छोटी बातें कौन कौन सी रहेगी कि अब इसमें आपने कहा भाई इसके बारे में प्रमुख जो बिंदु है वो कौन कौन से रहेंगे, किसके प्रमुख बिंदु है ये। तो आपने आंसर दिया भाई ये एनसीएफ 2005 के प्रमुख बिंदु रहेंगे। और एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख बिंदु है उसमें सबसे पहले कहा है ये किस पर बल दे रहा है मित्रों, तो याद रखिएगा इसमें बल दिया गया है रचनावाद के ऊपर। तो सबसे पहला जवाब रहेगा भाई एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है मित्रों। तो आपको आंसर देना है कि साहब इसमें रचनावाद के बारे में बात की गई है, ये आपका आंसर रहेगा। दूसरा जवाब है भाई इसमें क्लियरली कहा है बिना बोझ के शिक्षा देने का बात करना है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना कि भाई बिना बोझ के जो बात की है ये कहा है यशपाल समिति के द्वारा। किसके द्वारा जवाब रहेगा, तो यशपाल समिति के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना 1993 की बात कही है। जहां तक बोझ की बात करोगे मित्रों बड़ा क्लियर है कि देखो भाई बच्चों के ऊपर बोझ ना तो शारीरिक पड़ना चाहिए और बच्चों के ऊपर ना शारीरिक बोझ रहेगा ना बच्चों के ऊपर मानसिक बोझ पड़ना चाहिए, इसके बारे में आपने बातें कही है। अगला जवाब है एनसीएफ 2005 में मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है। भारी भरकम किताबें, बड़ी बड़ी किताबें ये बच्चों के सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी। अगला है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सब बालक की निष्क्रियता जो है वो नहीं, बालक की सक्रियता पर बल देना होगा आपको। बालक की सक्रियता पर आपको बल देना होगा। इसका मतलब है भाई बच्चा करके ही सीखेगा, बच्चा बिना करके सीख ही नहीं सकता है। अगला डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं। इसका मतलब है मित्रों आपको शारीरिक प्रताड़ना नहीं देनी है बच्चों को, शारीरिक प्रताड़ना आपको बच्चों को नहीं देनी है। वजह बड़ी क्लियर है क्योंकि आप सभी को मालूम है हमारे यहाँ पर आरटीई 2000, जी हाँ 9 आपके पास मौजूद है। और आरटीई 2009 की जब आप धाराओं को लेकर बात करोगे तो मित्रों धारा 17 जो है ये आपके पास इसी अधिकार को बचाने का काम करती है। आइए अगले जो बिंदु है उनकी तरफ लौटते हैं। कहते हैं पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है पर गुणवत्ता में सुधार नहीं आया मित्रों। अब इसको तो आप लोग चाहो तो एनईपी 2020 के साथ में भी जोड़ सकते हो। और एनईपी 2020 में क्या कहा है कि बालक का जो स्कूल का बैग है, ध्यान रखना बच्चे का जो स्कूल का बैग है उस बैग का वजन, ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि सब स्कूल के बैग का वजन बालक के वजन का, ध्यान रखना बालक के वजन का कितना परसेंट, बालक के वजन का
10% से अधिक नहीं हो सकता। ये हमने आंसर दिया है आपका, अधिक नहीं हो सकता। ये हमने एक आंसर यहां पर मेंशन कर दिया है। तो कुल मिलाकर आपने कहा है, कहता हमें बताया गया कि ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसलिए मोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया को बच्चों के गले में ठूसा जा रहा है। भाई इसी को कहा है ज्ञान की का विस्फोट की अवधारणा कहा है, ज्ञान की विस्फोट कहा है या ज्ञान का विस्फोट कहा है। और ये किसने कहा मित्रों? तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कहता सद अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। बच्चा बिना करके, बच्चा बिना समूह के सीख ही नहीं सकता। बच्चों को सिखाना चाहते हो, बच्चों को समूह में रखिए, बच्चों को एक्टिव रखिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों की आवाजों एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना चाहिए। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे मित्रों, याद रखिएगा कि भाई बच्चे को मुख्य धारा में रखिए। और यही कारण है, बच्चा जो है वो शिक्षा के लिए नहीं है, बच्चा व्यवस्था के लिए नहीं है, व्यवस्थाएं बच्चों के लिए है। तो हमने कहा है कि भाई बालक व्यवस्था के लिए नहीं है, बालक व्यवस्था के लिए नहीं है। ये हमने यहां पर एक आंसर दिया है आपको कि साहब बालक जो है वो व्यवस्था के लिए नहीं है, बल्कि व्यवस्थाएं जो है वो बालक के लिए है। अगला हमने कहा एनसीएफ 2005 आपने कहा है लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिकाओं में रखने पर जी हां जोर देता है। इसका मतलब है इसमें लैंगिक समानता की बात कही है मित्रों, ध्यान रखना है आप लोगों को। लैंगिक समानता के ऊपर बल दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो बिंदु है एनसीएफ से जुड़ा हुआ, आइए देख लेते हैं क्या कहता है। तो हमारा जो अगला बिंदु रहेगा वो कहता है एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की और शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब भी आपसे पूछोगे एनसीएफ 2005 के बारे में, तो भाई देखो एनसीएफ 2005 में 3 सूत्र आपको बताए हैं। पहला रहेगा बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की तरफ कहिएगा, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ पढ़ाइए, और भाई बच्चों को स्थानीय से जी हाँ वैश्विक की तरफ पढ़ाइए। इसका मतलब आप कह सकते हो कि डायरेक्टली आगमन विधि को अप्रत्यक्ष रूप से, ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया भाई, अप्रत्यक्ष रूप से आगमन विधि पर बल दिया है भाई। ये आपको यहां पर मेंशन कर दिया है कि अप्रत्यक्ष रूप से आगमन जो विधि है उस आगमन विधि पर बल आपने दिया है। ये आपका बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु रहेगा। अगला है भाई बच्चे कुछ वातावरण से में सीखते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है हमें बच्चों को महत्व देना चाहिए, बच्चों को महत्व देना आपको आवश्यक हो जाएगा, महत्व देना चाहिए। मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखना, इस तरह की क्लासेस आप लोगों ने राजस्थान में पहली बार देखी होगी, जहां आपको कंप्लीट जी हां रिवीजन आपको मिलने वाला है, वो भी वन लाइनर तरीके से। तो आपने क्या आंसर दिया है? बच्चों का पूर्व ज्ञान या अनुभव चाहे अधूरे ही क्यों ना हो, उन्हें जमा पूंजी मानकर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। इसका मतलब हुआ भाई यहां पर याद रखना है कि बालक के पूर्व जो अनुभव है, पूर्व जो ज्ञान होंगे, उन पूर्व ज्ञान को महत्व हमें देना चाहिए। ये देखो भाई आपका आंसर रहेगा, पूर्व ज्ञान को महत्व देना चाहिए। ये आपका एक छोटा सा एक बिंदु है, छोटा सा एक जवाब रहेगा। अगला जवाब है सभी बच्चे सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये हमने मेंशन कर दिया है। तो भाई सभी बच्चे सीखने के लिए प्रेरित है, मतलब हर बच्चा सीखना चाहता है यदि उसको सिखाया जाए। अगला रहेगा अर्थ निकालना, अमूर्त सोच विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हुआ एनसीएफ 2005 किस पर बल दे रहा है? बोध पर बल दे रहा है मित्रों। बोध का मतलब होता है समझने की बातें इसमें चल रही है, रटने की बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने यहां पर मेंशन किया है। अगला रहेगा सीखना स्कूल के अंदर और बाहर दोनों होता है। इसका मतलब है एक बच्चा औपचारिक रूप से भी सीखेगा। आपको ध्यान रखना है बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा औपचारिक रूप से भी सीखता है और बच्चा औपचारिक के अलावा बच्चा अनौपचारिक तरीके से भी सीखेगा। दोनों तरीके से बच्चा सीखता है, ये यहां पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो बिंदु है मित्रों, कहते हैं अधिगम एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें वयस्कों के साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना अत्यंत
आवश्यक है। मेरे तमाम मित्रों को केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में तो आपको अधिगम को कैसे बात करनी है, अंतः क्रियात्मक रूप में याद रखना है, ये आपका जवाब रहेगा। अगला है आपका शिक्षक एक मार्गदर्शक कहा आपने, सुविधा प्रदाता मित्रों आपने कहा है, सुगम करता आपने कहा है और उत्प्रेरक है। ये आपको ध्यान रखना है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा आपकी एग्जाम में। ये क्लियरली एनसीएफ 2005 में जो टीचर है उसकी भूमिकाओं को एक्सप्लेन करता है। अगला रहेगा एनसीएफ 2005 जो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, जी हां, पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। क्लियरली बात है भाई, एनसीएफ 2005 में रटने की बात नहीं है। एनसीएफ 2005 में कहीं पर भी आपको ध्यान रखना है कि साहब इसमें रटवाया नहीं जाता है। यह हमेशा ही कहते साहब आपकी बोधात्मक क्षमताओं के विकास पर बल देता रहा है। ये हमने आंसर दिया है। कहते ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है, बल्कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है। मित्रों ध्यान रखना है, ज्ञान का निर्माण करना है, निर्माण करना हमें बच्चों को सिखाना है। ये हमारा आंसर है। कहते ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान की रचना करनी होती है। इसीलिए आपको ध्यान है साहब लेव बाइगोत्स्की की जो विचारधारा है, लेव बाइगोत्स्की की विचारधारा को महत्व दिया है। तो ये आपका एक और आपका बिंदु रहेगा कि साहब लेव बाइगोत्स्की की विचारधारा को हम लोगों ने महत्व दिया है मित्र। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिंदु रहेगा जो आपको ध्यान रखना है। अगला है ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान की रचना करनी होती है। कहता बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं है, वह कई अनुभवों के साथ में स्कूल में प्रवेश करता है। इसका मतलब हुआ जॉन लॉक के विचार का खंडन किया है भाई, जॉन लॉक के विचारों का खंडन करता है और जॉन लॉक के विचारों का खंडन करता है। इसका मतलब आप समझ ही गए हो। जॉन लॉक ने क्या कहा था, बच्चा फेबुला कार्पस के समान है। ये कहा था उसने, बालक किसके समान है भाई, तो बच्चा फेबुला कार्पस के समान है। और फेबुला कार्पस किसको कहा है आपने, आपने कहा था भाई कोरा कागज कहा है। अब कोरा कागज कहिएगा, कोरी सलेट कहिएगा, मैं समझता हूं कि ये गलतियां आप हरगिज नहीं करोगे। तो अगला जो आपका बिंदु रहेगा उसकी तरफ तेजी से लौटेंगे। ये कहता है कि भाई सीखना और सिखाने में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। इसका मतलब है जब भी आप बच्चों को सिखाओगे उसके घर के वातावरण को, परिवार के वातावरण को, उसके नेचुरल जो स्वाभाविक वातावरण है उसको हमें महत्व देना है, क्योंकि वो बच्चों के सीखने में मदद करेगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है मित्र क्लास में बच्चों को स्वतंत्रता देनी होगी। ये इसका कहना है, स्वतंत्रता हो बच्चों को क्लास में, ये ज्यादा जरूरी है। आज आपको मैं बताते हुए बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है। कई दिनों से मेरी प्लानिंग थी कि कंप्लीट साइकोलॉजी को एक स्टैटिक मोड पर लेकर जाऊं, उस मोड पर जिसको अक्सर आप लोगों ने जीके वगैरह पढ़ा है। ऐसा नवाचार किसी ने किया नहीं है कि हम कंप्लीट साइकोलॉजी को, कंप्लीट सीडीपी को छोटे छोटे स्टैटिक पार्ट्स में लेकर जाए ताकि आपका जो रिवीजन है वो भरपूर हो जाए। हमने कहा एनसीएफ 2005 में 4 जो क्षेत्र है आपके, उन 4 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। कौन सा, एक दिया है कला शिक्षा कहा है, कार्य शिक्षा कहा है, स्वास्थ्य कहा है, शारीरिक शिक्षा कहा है और मित्र आपने कहा है शांति शिक्षा कहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जवाब रहने वाला है। कहते हैं एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों में भाषा के लिए द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकता का समर्थन किया गया है। तो हमें तो भाई द्विभाषिकता की तरफ नहीं जाना है, हमें तो सबसे ज्यादा किसकी बात करनी है, बहुभाषिकता की बात करनी है। और बहुभाषिकता वाला प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, फिर मत बताना सर आपने बताया नहीं, क्योंकि बहुभाषिकता, जी हाँ ध्यान रखिएगा, एक साधन होता है मित्र। कोई पूछे आपसे कि बहुभाषिकता का मतलब क्या है, एक साधन है ये सीखने के लिए। और उसी में आपको बताना है कि साहब कक्षा वातावरण को समृद्ध करती है, कक्षा वातावरण को ये बहुभाषिकता कैसा करती है, कैसा बनाती है, तो समृद्ध बनाती है मित्र। ये यहाँ पर हमने एक छोटा सा आपको जवाब दे दिया है कि क्लास के वातावरण को ये समृद्ध
बनाने का काम करती है। कहते हैं साहब बच्चों को स्कूली जीवन के शुरुआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता होती है। इसका मतलब हुआ जब बच्चा स्कूल में आता है तो ब्लैंक नहीं आता है, समझ कर आता है, उसको नॉलेज होती है। ये आपने आंसर दिया है। कहता है इस दस्तावेज में बहुभाषिकता को एक संसाधन माना गया है जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। ये आपने यहाँ पर मेंशन किया है। मित्रों कह रहा है कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा जी हाँ देती है। कमेंट जरूर करके रहिएगा, बताते जरूर रहिएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है आपका प्रेम, आपका साथ उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। आपकी अपनी क्लास है, आपके अपने टीचर है जो जी जान लगा देते हैं। यदि आपका साथ रहा तो मैं वादा करता हूं एक बहुत मैराथन जो है मैं आपको करवाने वाला हूं, वो भी संस्कृत की, उस सब्जेक्ट की जिसको लेकर अमूमन आपको डर लगा रहता है। ये कह रहा है भाई प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषाएं होनी चाहिए। तो यदि आप कहोगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाओगे मित्रों, तो याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने की जो लैंग्वेज होगी, मीडियम होगा, वो बच्चे की मातृभाषा होगी। उसके अलावा हम नहीं पढ़ेंगे बच्चों को, क्योंकि इससे सीखने का जो स्वाभाविक वातावरण है वो तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे होती है। नेक्स्ट है आपका गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। ये तमाम मेरे उन साथियों के लिए है जो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है ये, गलतियां अधिगम का हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिक समय बच्चे को रुचिकर एवं चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करने पर लगाए। ये हमने आंसर दिया है। तो गलतियां अधिगम का हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिक समय बच्चे को रुचिकर एवं चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करने में लगाना चाहिए। इसका मतलब है गलतियों को, जी हां ध्यान रखिएगा, गलतियों को स्वाभाविक रूप में लेना चाहिए। गलतियों को स्वाभाविक रूप में ले मित्रों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियों को स्वाभाविक रूप में लेना चाहिए, उनको ज्यादा मैं कहूंगा कि आपको गंभीर रूप में नहीं लेना है मेरे मित्रों, क्योंकि इस तरह की जो गलतियां हैं कई बार देखने को मिलती है। अंग्रेजी के माध्यम को स्वीकारते हुए इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है कक्षा में छपी हुई सामग्री के बहुतायत हो, संकेतों, चार्ट, कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हो, ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों सीखने के साथ बच्चे को अक्षर पहचान सके। मित्रों इतना ही कहूंगा कि जो आपकी अधिगम विषय वस्तु है, आपने कहा है अधिगम सामग्री, ये आपका छोटा सा जवाब है कि अधिगम सामग्री कहिएगा बहु अनुभाविक होनी चाहिए, बहु अनुभाविक हो, ये आपका एक आंसर रहेगा। तो कुल मिलाकर आपने आंसर दिया है कि भाई अधिगम सामग्री बहु अनुभाविक होनी चाहिए, ये आपने आंसर दिया है। मैं तो जल्दी से आइएगा नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नहीं कहूंगा, बहुत शानदार बात है ये। कहता है गणित शिक्षण का उद्देश्य, मित्रों याद रखिएगा एनसीएफ 2005 में सभी सब्जेक्टों को लेकर कमाल की बात कही है। मेरे L1 वाले, मेरे L2 मैथ वाले, साइंस मैथ वाले जो मेरे साथी है, मजा आ जाएगा उसमें। कहता साहब इसका उद्देश्य यही था कि बालकों की सोच का गणितीयकरण कैसे किया जाए। बहुत जोरदार बिंदु है ये। गणितीयकरण का मतलब होता है बच्चा गणित को सोचे, गणित को समझे, गणित में रुचि ले, गणित को समाधान करे। कहता है तर्क क्षमता का विकास करना मित्रों, अमूर्त चिंतन की क्षमताओं का जी हाँ विकास करना, और बच्चा समस्याओं का समाधान कर सके, ये आपका उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट है गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बच्चा अपने दैनिक जीवन में गणित को समझे, गणित का प्रयोग करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहता है साहब अन्य विषयों के साथ में सह संबंध के माध्यम से हम बच्चों को गणित सिखाए, ये हमारा उद्देश्य रहा है। मतलब एनसीएफ 2005 जो है, ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 एवं जो गणित है उसके रिलेशन को बड़े कमाल के तरीके से इन कुछ ही बिंदुओं में हमने आपके सामने रखा है। अगला रहेगा एनसीएफ 2005 ने, ध्यान रखना है आपको, और एनसीएफ 2005 ने कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया है। इसका मतलब हुआ
कि सब तकनीकी जो शिक्षा है उस तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। अब आप कहोगे तकनीकी शिक्षा पर बल दिया है, लेकिन ये बल कैसे दिया गया है मित्रों, ये आपको देखना पड़ेगा। कहते विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है, कहते बालकों में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास करना, रटने पर बल नहीं देना है, स्मरण करने पर बल नहीं देना है। नेक्स्ट है विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, कहते हैं आसपास को जानने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट आपका रहेगा दैनिक जीवन से जोड़कर वैज्ञानिक नियम समझाना। माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य कहा आपने, प्रजनन कहा, यौन बीमारियों आदि को शिक्षा में शामिल करना चाहिए। ये मेरे मित्रों आपका महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो रहने वाले हैं। अगला है आपका सामाजिक विज्ञान का, जी हाँ, उद्देश्य क्या रहा है एनसीएफ 2005 में। मित्रों क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पहले कह चुका हूं राजस्थान में इस प्रकार का जो नवाचार है वो नहीं किए गए हैं कि हम कंप्लीट पेडागोजी को आपको वन लाइनर छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं के साथ आपके सामने लेकर आए। ये प्रयास किया है, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एनसीएफ 2005 ने एसएस के बारे में क्या कहा है, कहता एनसीएफ ने सामाजिक विषय पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, ये आपने कहा है। इसका उद्देश्य है सामाजिक विषय वस्तु तथा संतीक्षात्मक जांच। इसका मतलब होता है समीक्षात्मक, ध्यान रखना है आपको, समीक्षात्मक जांच तथा आलोचनात्मक जागरूकता का विकास बच्चों में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा द्वारा स्वतंत्रता कहा आपने, विश्वास कहा आपने, परस्पर सम्मान कहा आपने, एवं मानवीय विकास पर जोर दिया जाए। कहता कक्षा 3 से आगे पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया जाए। प्राकृतिक वातावरण के क्षरण पर जी हाँ चिंता जताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया है मित्रों। अब एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, और वो जो एक बात है आपका वो कौन सा रहेगा, तो भाई देखो इतना जरूर है, ये जो छोटी सी बात है इस पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सामाजिक अध्ययन की बात करोगे मित्रों, कुछ बिंदु है आपका, और वो कौन कौन से रहेंगे, सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन के साथ में आपने कहा है एनसीएफ 2005। तो आप जब इन दोनों को जोड़कर देखोगे, दोनों को जोड़कर जब इनकी बातें आप करोगे, तो पहला जो जवाब है मित्रों ध्यान रखना, और उसमें कहा है साहब आपका सबसे पहले कक्षा 5 कक्षा 6 से 8 तक 4 विषय होंगे, तक कितने विषय पढ़ने बच्चे को, तक 4 विषय बच्चे को पढ़ने होंगे, 4 विषय का अध्ययन होना चाहिए। और ये जो 4 विषय का आप अध्ययन बच्चों को कराओगे ये कौन कौन सा रहेगा, तो पहला आपने कहा है इतिहास कह दिया है मित्र। इतिहास के अलावा दूसरा आपने कहा है ये राजनीति विज्ञान आपका ऑप्शन रहेगा, और राजनीति विज्ञान के अलावा आपने नेक्स्ट दिया है अर्थशास्त्र आपने कहा है, और अर्थशास्त्र के अलावा आपने नेक्स्ट भी दिया है मित्रों, और नेक्स्ट आपने कहा है भाई इस सब के अलावा, और ये रहेगा ज्योग्राफी रहेगा, भूगोल रहेगा। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि एनसीएफ 2005 जब सामाजिक अध्ययन की बात करोगे तो इसकी जो अध्यक्ष है मित्रों, ये अध्यक्ष कौन थे, तो इतना सा ध्यान रखना गोपाल गुरु थे। मैं इस प्रश्न को रिपीट करूंगा आपसे, एनसीएफ 2005 सामाजिक अध्ययन की पाठ्यक्रम के जो निर्माता रहे हैं, या एनसीएफ 2005 की सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे मित्र, गोपाल गुरु थे, याद रखना। अगला कह रहा है भाई कक्षा 2 तक लिखित परीक्षा न हो बल्कि गतिविधि आधारित मौखिक आकलन अवलोकन द्वारा किया जाना चाहिए, ये आपने कहा है। आकलन में पास या फेल पर जोर न देकर ग्रेडिंग प्रणाली अपनानी चाहिए मित्रों। ये एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण बिंदु है। कहता है मूल्यांकन में बच्चों को होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी न कहकर सभी विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों के क्षेत्र को पहचान कर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब हुआ हमें बच्चों के लिए क्या नहीं करनी है, बच्चों के लिए लेवलिंग नहीं करना है मित्र, लेवलिंग नहीं करना है, ये छोटा सा जवाब आपको ध्यान रखना है, बच्चों के लिए लेवलिंग नहीं करना है। अगला है आपका आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए। इसका मतलब है
इसमें CCE पर बल दिया गया है, महत्वपूर्ण जवाब रहेगा। कहते हैं इस दस्तावेज में स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की गई है, खासकर पोर्टफोलियो आकलन। अब इसको आप ये भी कह सकते हो, जो आपका फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होगा मित्रों, उस पर काफी बल दिया गया है। ये आपके बिंदु है महत्वपूर्ण। जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि भाई कैसा लगा आपको। नेक्स्ट कह रहा है खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का विरोध किया गया है, लेकिन निष्पक्षता के लिए इसमें कुछ बदलाव करके इसे अपनाया जा सकता है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इनमें सुझाव दिया है कि भाई इसको और आप बेहतर बनाइए, ये आपका रहेगा। प्रतियोगिता प्रोत्साहन तो देती है पर आंतरिक प्रेरणा को मार देती है, ये इन्होंने कहा है। इसका मतलब है आपको स्वस्थ प्रतियोगिता बच्चों के बीच में उत्पन्न करनी है। तो नेक्स्ट रहेगा बच्चों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है मित्र, ये आपका आंसर रहेगा, बढ़ावा देना चाहिए। कुल मिलाकर आपके ये छोटे छोटे जो आंसर है ये हमने यहाँ पर रखे हैं। अगला है आपका विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। कहता है बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो रंग रंगीला मित्रवत खुली जगह वाला हो तथा जहां पर पशु पंक्षी पेड़ पौधे और खिलौने हो। इसका मतलब दिया है मित्रों, प्राकृतिक वातावरण को महत्व दिया है। प्राकृतिक जो वातावरण है उस पर बल दिया गया है, प्राकृतिक वातावरण पर आपने बल दिया है, ये आपका एक आंसर रहेगा। अगला हमने जवाब दिया है यहाँ पर, विद्यालय के दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए किया जाना चाहिए। ये आपने इसमें NCF 2005 के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको यहाँ पर आप लोगों ने शामिल किया है मित्रों। नेक्स्ट रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। कई दफा जब आप रीट की परीक्षा देते हो तो एक प्रश्न यहां से पूछते हैं, ये कहता है दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब हुआ मेरे मित्र, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति हमारी, मैं ये तो नहीं कहूंगा संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि संवेदनशीलता शब्द एक नेगेटिव होता है, दया का प्रतीक होता है। तो समावेशी तो नहीं कहूंगा, या ये तो नहीं कहूंगा कि हमें उनके प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उन बच्चों के प्रति होनी चाहिए। बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि व्यवस्था और स्कूल असफल होते हैं। नेक्स्ट है अंतरों की स्वीकृति। कहा आपने विविधता का उत्सव मनाती है। इसका मतलब है मेरे मित्र, क्लास में बच्चों के बीच की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान हमें करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। कहता प्रावधान करे बाधाएं न गढ़े। नेक्स्ट है आपका समावेशन का अर्थ सिर्फ दिव्यांगों को शिक्षा में शामिल करना नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। समावेशन का मतलब ही होता है सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरे मित्रों अगला जो पॉइंट है, कहता है विद्यालय की समय सारणी को लचीला बनाया जाए तथा कक्षा की बैठक व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाना चाहिए। स्कूल का कैलेंडर मौसम के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। स्कूल का कैलेंडर तथा प्रतिदिन पढ़ाई के लिए घंटों का निर्धारण ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श करके लिया जा सकता है। फिर भी यह समय पूर्व प्राथमिक स्तर पर कम से कम 3 घंटे तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 6 घंटे हो। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे मित्रों, आपको जो प्री प्राइमरी एजुकेशन रहेगी, प्री प्राइमरी स्कूल रहेंगे, उनका जो स्कूल रहेगा वो 3 घंटे का हो सकता है, और जो प्राइमरी लेवल की क्लासेज है वहां पर आपको 6 घंटे की जो क्लासेज होगी ये आप निर्धारित कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट ये बिंदु रहने वाला है आपका। नेक्स्ट आपने कहा गृह कार्य के लिए सुझाव है, मैंने इन पर अलग से भी वीडियो बनाया है। कहते हैं अत्यधिक गृह कार्य का विरोध करते हुए NCF 2005 में गृह कार्य के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। कक्षा 1 से 2 तक कोई गृह कार्य हमें बच्चों को नहीं देना है। नेक्स्ट रहेगा कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे, कक्षा 6 से 8 तक 5 से 6 घंटे, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक पर आप 10 से 12 घंटे का जो होमवर्क है ये आप बच्चों को दे सकते हो। अगला आंसर रहेगा महत्वपूर्ण बदलाव क्या दिए। पहला शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, अब क्या कर दिया आपने शिक्षा को महत्वपूर्ण बदलाव। लेकिन ये बदलाव किस में आए हैं मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है ये बदलाव आए हैं आपकी शिक्षा की प्रक्रिया में।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सारा जो फोकस है वो यहां पर रखना है, विद्यार्थी केंद्रित, और आपने लचीला बनाया है। आपने विद्यार्थियों को स्वायत्तता दी है, शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहन पर बल दिया है, सीखने में सक्रिय भागीदारी बच्चों की आपने रखी है। नेक्स्ट है आपका विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखना, ज्ञान विकसित होता है, जी हाँ होता है या रखा जाता है, ये आपका आंसर रहेगा मेरे मित्रों। बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक दृष्टि और बहुबुध एवं विविध अनुभव और बहुविध सतत मूल्यांकन। देखो मेरे मित्रों, ये कुछ आपने सुझाव दिए हैं। तो शिक्षा पहले इस तरह की थी, अब जो शिक्षा का स्वरूप है वो इस तरह से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। कहते परीक्षा प्रणाली के लिए भी सुझाव दिए हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, आपके जो इम्तिहान है वो कैसे होने चाहिए। तो परीक्षाओं को भी आपने क्या बनाया मित्रों, लचीला बनाया है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा जरूरी है याद रखना कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें 25 से लेकर 40% प्रश्न लघु उत्तरीय होने चाहिए, बाकी प्रश्न बहुविकल्पीय होने चाहिए। इसका मतलब है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है मेरे मित्रों, उन पर बढ़ावा देने की इन्होंने बात कही है। कहता है उपस्थिति विद्यार्थियों में सभी को 90% प्रेजेंस का होना जरूरी है। उपस्थिति विद्यार्थियों में सभी को 90% प्रश्नों के उत्तर आते हो। कहते 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 3 वर्ष तक का समय दिया जाए। परस फेल सीखने की जगह पुनर्परीक्षा वांछनीय लिखा जाए। मतलब जब भी बच्चों का रिजल्ट बनेगा उसमें फेल पास मत लिखिए, उसमें क्या मेंशन करिए, पुनर्परीक्षा लिखिए। गणित और अंग्रेजी का मूल्यांकन 2 स्तरों पर किया जा सकता है। कैसे कैसे, एक व्यवहारिक हो गया, एक सैद्धांतिक हो गया है। विद्यालय में परामर्श और निर्देशन सेवा उपलब्ध कराई जाए। मित्रों एक बात तो आपको बताना पड़ेगा, पिछले कुछ दिनों से मेरे से जितना पॉसिबल हुआ, जितना मैं कर सकता था, उतनी मेहनत उतने प्रयास आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए किया है। लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, कितना आपको फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो संतुष्टि है ये काफी मायने रखती है। अगला जो बिंदु है हमारा, कहता है कुछ अन्य छोटे छोटे बिंदु है आपने, और क्या जवाब दिया, एनसीएफ 2005 जो है काम केंद्रित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देती है। कहते हैं पाठ्य पुस्तकों की बहुलता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को जी हाँ बालक केंद्रित आपको रखना होगा। ये आपने नेक्स्ट जो बिंदु है वो किया है। नवाचार को बढ़ावा तथा शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो शिक्षा में नवाचारों की बात तो स्टार्टिंग से होती रही है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला मित्रों जो बिंदु रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ध्यान रखिएगा 2009 की हम बात कर रहे हैं, जोरदार वाला प्रश्न है ये। कहते हैं साहब 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया है। ये तारीख अपने को याद रखनी है। 7 अध्याय है, कहते 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची मित्रों इसमें रखी है। कहते भारत आरटीई को लागू करने वाला दुनिया का 135वां देश है मेरे मित्रों, जबकि नॉर्वे इसको लागू करने वाला विश्व का पहला देश माना जाता है। कहते हैं आरटीई 2009 20 जुलाई तथा 4 अगस्त को क्रम से लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। और कहते साहब इसे लाने के लिए दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का जी हाँ 86वां संविधान संशोधन किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कहते हैं साहब शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपने कहा है मित्रों, छोटे छोटे जवाब थे इनमें, हमने अगला जो नाम दिया है, कहता है आपको नियमितता एवं समय पालन तथा समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों के साथ में निरंतर संपर्क में टीचर को रहना चाहिए, बच्चे के क्षमता अनुरूप पढ़ाना शिक्षकों के कर्तव्य में आता है। आपको ध्यान है शिक्षकों के जो कर्तव्य है वो आपने आरटीई एक्ट की जी हाँ धारा नंबर जो 24 है मेरे मित्रों, ये धारा 24 में आपने टीचरों की जो ड्यूटियां हैं उन ड्यूटियों को वर्णित किया है। कहते शिक्षक को चुनाव कहा है आपने, जनगणना कहा है, आपदा प्रबंधन कहा है, के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और मेरे मित्रों इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये आपने कहां पर कर रखी है, तो धारा नंबर 27 में कर रखी है। कहता है सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। और मेरे मित्रों ये जो प्रावधान आपने किया है
ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं आरटीई एक्ट की, ये आपने 28 में कर रखा है। कहते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य मेरे मित्रों क्या होने चाहिए। तो देखो भाई, मूल्यांकन में हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, बालक केंद्रित शिक्षा हमारी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए, समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के लिए कोई भेदभाव हमें अंतर उत्पन्न नहीं करने हैं, भय और तनाव रहित वातावरण में शिक्षा। कहते ना भाई, स्वाभाविक जो वातावरण रहेगा उस स्वाभाविक वातावरण में हमें बच्चों को सीखने के जो मौके हैं ये उपलब्ध करवाने हैं। अगला हमारा बिंदु रहेगा अनुसूची। कहते हैं शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर, मित्रों ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं 60 छात्रों पर आपके 2 शिक्षक होंगे, 91 तक आपके 90 तक 3 रहेंगे, 120 तक 4 रहेंगे, 120 से लेकर 200 के बीच में 5 आपका रहेगा, क्योंकि जो 150 आपके बच्चे होंगे उन 150 बालक पर एक आपका एचएम की जो पोस्ट होगी मित्रों वो आपने बनाई है। 150 छात्रों पर, जी हाँ, प्लस छात्रों पर शिक्षक छात्र अनुपात 30, और 200 पर यदि आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे मित्रों, एक 40 आपका रहेगा। नेक्स्ट कहता है भाई उच्च प्राथमिक पर क्या रहेगा, तो आपने कहा एक 35 पर एक प्रधानाध्यापक आपका रहेगा, पूर्णकालिक होगा। और उसके अलावा आपने कहा कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के लिए एक अंशकालिक जो टीचर है उसकी व्यवस्था आपने की है। भाषा कहा मित्रों आपने, गणित विज्ञान कहा आपने, सामाजिक विषय के शिक्षक फुल टाइम होने चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होने चाहिए। तो ये टीचर वाला जो मामला है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको अंक दिलवाएगा, ये हमने आपको आंसर के तौर पे रखा है। तो कहते हैं कार्य दिवस आपने कहा है, एवं कार्य घंटे भी मित्रों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जगह है काफी ज्यादा ये। कहते हैं प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र में, प्राथमिक यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो हमारा लेवल है उस प्राइमरी लेवल पर कितना 200 दिन का समय होना जरूरी है। और मित्रों यदि आपसे पूछेंगे घंटे कितने होंगे तो 8 से घंटे का जो शिक्षण है ये होना जरूरी है। और यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर जाओगे मित्रों तो आपको सत्र में जो कार्य दिवस है वो कितने चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा 220 दिन होने चाहिए। और घंटे जो रहेंगे ये आपको कितने बनाने हैं, तो 1000 घंटे आपको तय रखने हैं। कहता है प्रत्येक सप्ताह जो रहेगा टीचर को उसमें ध्यान रखना 45 घंटे का कार्य होगा। तो इसमें साथ में शिक्षण की तैयारी का जो समय है मित्र ये भी इंक्लूड रहेगा कि शिक्षण और तैयारी का समय मिलाकर टीचर को कितना समय मिलेगा, तो आपने कहा 45 आवर्स मिलने वाले हैं, ये आपने यहां पर मेंशन किया है। अब कहते हैं स्कूल के लिए हमने मान और मानक बना रखे हैं। क्या क्या मानक बना रखे मित्रों, ध्यान रखिएगा, धारा 19 इसके बारे में कहती है। कहता है भाई सुरक्षित भवन बच्चों को मिलना चाहिए जिसमें बच्चा आराम से रहे। अगला है बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय रहने चाहिए, वॉशरूम की फैसिलिटी अलग होने चाहिए, उसके लिए बच्चों को दिक्कत नहीं रहे। नेक्स्ट है आपने शुद्ध और जी आप पेयजल की व्यवस्था भी बच्चों को शुद्ध होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स जो मैदान है उसका भी होना जरूरी है। कहते हैं मिड डे मील पर पर्याप्त रसोई का स्थान होना चाहिए। और चारों तरफ भाई बाउंड्री वॉल स्कूल के होना जरूरी है ताकि हम बच्चों की जो सुरक्षा है उसको हम जी हाँ तय कर सके। अगला जो बिंदु है मित्रों ध्यान से देखेंगे आप, कहते हैं बच्चे कैसे चिंतन करते हैं, बच्चों का चिंतन करने का तरीका क्या रहेगा। तो पहली बात तो यह चिंतन एक मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, यह बिंदु आपको ध्यान रखना है। पूछेगा चिंतन कैसा होता है, मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य समस्या समाधान करना होता है। अगला है आपका चिंतन मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में 4 चरण आते हैं मित्रों, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है ये, कौन से रहेंगे, तो पहला आएगा प्रत्यक्षीकरण रहेगा, श्रेणीकरण रहेगा, प्रतिक्रिया चयन रहेगा मित्रों, और क्रियान्वयन रहेगा। जब भी आपसे पूछेगा कि सूचना प्रक्रमण जो सिद्धांत है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है मित्र, किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना, ग्रहण करके उसको काम में लेने के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहला आपका ऑब्जर्वेशन जरूरी है,
फिर उसका अध्ययन करना जरूरी है, उसके बाद में आप उस पर मानसिक क्रिया करोगे और लास्ट में क्या करोगे, उसको जीवन में काम लेकर आओगे। सृजनात्मक चिंतन के 4 स्टेप होते हैं मित्रों, इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। और ये जो रहेगा लास्ट वाला, ये गिलफोर्ड और टॉरेंस ने बताया है आपको। किसके द्वारा बताया है तो ध्यान रखिएगा, गिलफोर्ड और टॉरेंस ने आपको बताया है। और क्या बताया मित्रों कि सृजनात्मक चिंतन के 4 तत्व निम्नलिखित होते हैं। फ्लुएंसी, धारा प्रवाह आपने कहा है, इसके अलावा मौलिकता मतलब नवीनता, लचीलापन और विस्तारण तथा व्याख्या। ये मेरे मित्रों आपके 4 स्टेप रहेंगे गिलफोर्ड और टॉरेंस के द्वारा। गिलफोर्ड जिनको फादर ऑफ क्रिएटिविटी भी आपने कहा है। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण होते हैं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्राम वालस के द्वारा दिया है ये, और कॉफमैन के द्वारा बताया है। पहला है प्लानिंग, जी हाँ, आयोजन, उद्भवन या सुप्त अवस्था, उद्भासन, प्रकाशन और जी हाँ सत्यापन या फिर मूल्यांकन। जोरदार वाले ये स्टेप रहेंगे, ग्राम वालस के द्वारा पढ़ रखे होंगे। सृजनात्मकता का मतलब है किसी भी कार्य को नवीन तरीके से करने की जो योग्यता है, उसको आपने सृजनात्मकता कहा है। जिसका संबंध मेरे मित्रों किसके साथ रहेगा तो ध्यान रखिए ना, अपसारी चिंतन के साथ में सृजनात्मकता का जो संबंध है ये किसके साथ रहेगा, अपसारी चिंतन के साथ रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चिंतन की जो विशेषताएं पूछा है मित्रों आपसे, अच्छा टॉपिक है ये, प्रश्न पूछते हैं रीट में अक्सर इसके बारे में। कहते हैं चिंतन की जो शुरुआत है ये मित्रों कहां से होती है, तो चिंतन स्टार्ट होता है किसी ना किसी समस्या से, ध्यान रखिएगा। और चिंतन मनुष्यों में सार्वभौमिक होता है, इसका मतलब है ये क्षमता पशुओं में नहीं पाई जाती है, और इसी क्षमता के कारण मनुष्य को पशुओं से अलग हम करते हैं। चिंतन में मुद्दा या विचार शामिल होता है, चिंतन में वस्तुएं हो सकती है, चिन्ह हो सकते हैं मित्रों शामिल होते हैं। चिंतन में क्या करना जरूरी है, तर्क करना जरूरी है, सही गलत उचित अनुचित इसके बारे में हमें निर्णय करना होता है। कहता चिंतन कल्पना नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि कल्पना में कभी भी यथार्थता नहीं होती है, लेकिन जो चिंतन होगा उसमें हमेशा यथार्थता पाई जाएगी। कहता चिंतन लक्ष्योन्मुखी होता है, किसी ना किसी और हमें लेकर जाता है, कहीं ना कहीं हमें अवश्य पहुंचाता है। और कहता चिंतन मानसिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला मित्रों ध्यान में रहेगा, कहता चिंतन के तत्व आपसे पूछे, पहला है प्रत्यक्षीकरण, बात अभी अभी की है। मुद्दा या विचार या प्रतिज्ञप्ति, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। फिर कहते हैं साहब वस्तु का होना, चिन्ह का होना और भाषा का होना, या वस्तु का मतलब कोई उद्दीपक भी हो सकता है मेरे मित्र, क्या हो सकता है, कोई उद्दीपक भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। कैसा लग रहा है क्लास जरूर कमेंट्स करके बताते रहिएगा, और मैं चाहूंगा कि आपके अब तक के जो कमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड ये क्लास में टूटना चाहिए। अपने मित्रों को जी हाँ फोर्स करिएगा, बताइएगा हमारी क्लास है, अपनी क्लास है, इसको देखना नहीं भूलिएगा। क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो प्यार साथ और विश्वास दिया है उसको अब आपको एक लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि हम कुछ दिनों के बाद में आपकी जो 3rd ग्रेड मेंस की क्लास रहेगी उसमें धूम मचाने वाले हैं। कहता है चिंतन के प्रकार होते 2 होते हैं। एक होता है मित्र अभिसारी, इसमें व्यक्ति संकुचित कहिएगा या पारंपरिक तरीके से सोचता है, इससे परंपरावादी कहा, रूढ़िवादी कहा, लंबवत कहा, एक दिशीय कहा, जी हाँ इन द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसको कहा है कुएं का मेंढक। क्या कहते हो आप, कुएं का मेंढक कहते हैं मेरे मित्र, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो जवाब है आपका अपसारी चिंतन, कहते हैं इस प्रकार के चिंतन में एक बिंदु से कई बिंदु तक पहुंचते हैं, इसलिए इसे सृजनात्मक, वैज्ञानिक, पाश्चर्यिक, बहुदिशीय, बहुविध तथा आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहते हैं। जैसे मुक्त अंत वाले प्रश्न, इनको आपने कहा है निबंधात्मक प्रश्न। क्या कह सकते हो आप, निबंधात्मक प्रश्न। देखो मित्रों प्रश्न एक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न एक है लेकिन आंसर कई हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन सा रहेगा, उसे आपने नाम दे दिया है अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता के साथ में इसका संबंध रहेगा मित्रों। नेक्स्ट है बच्चे कैसे सीखते हैं, छोटा बच्चा कैसे सीखेगा, तो बच्चा सीखता है भाई खेलों के द्वारा सीखेगा, इसके अलावा अनुबंधन द्वारा सीखता है, अभ्यास के द्वारा बच्चा सीखेगा, ये आपने नेक्स्ट कहा है। इंद्रियों के द्वारा
त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा, सूझ के द्वारा, जी हाँ, प्रभाव के द्वारा, प्रोत्साहन मोटिवेशन के द्वारा, निर्माण, जी हाँ, क्रिएटिविटी के द्वारा, क्रिया और प्रयोग के द्वारा, अन्वेषण खोज के द्वारा बच्चा सीखता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा भाई बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे को हमें सीखने के जो मौके हैं वो कैसे देने चाहिए, ये आपके बिंदु रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मेरे मित्रों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए साहब, एक तो बच्चे का पूर्व ज्ञान होना चाहिए, वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। बच्चा अभ्यास को बढ़ावा दे, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चे के अंदर रुचि होनी चाहिए। बीमारी ये प्रभावित करती है, चोट लग जाती है, ये भी बच्चों के सीखने को प्रभावित करती है, कोई दुर्घटना हो जाए। बुद्धि है, ग्रहण शक्ति है, थकान है और मानसिक दशा है मेरे मित्र, ये सब वो कारक है जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। कहते हैं वाह्य कारक भी होते हैं। कौन सी है? शिक्षण विधि प्रभावित करती है, पाठ्यक्रम प्रभावित करता है, पोषण प्रभावित करता है, वातावरण, घर का माहौल, शिक्षक का व्यवहार या स्वभाव और जी हाँ, कक्षा का वातावरण, ये भी बच्चों को सीखने को प्रभावित करता है। कहते साहब अधिगम और मोटिवेशन, अधिगम के दौरान बालक को अभिप्रेरित करने के तरीके हो सकते हैं। क्या? बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आप पढ़ाइए, बालक की रुचि को वरीयता देनी चाहिए। कहते तत्परता पहचान कर बच्चे की जिज्ञासा जागृत करके, बच्चे के डाउट्स को, भ्रम को दूर करके, कहते हैं बच्चों को मोटिवेट करके अच्छी वाली जो शिक्षण विधियां हैं उनको हमें काम में लेना चाहिए। और कक्षा में सकारात्मक वातावरण का प्रयोग करके, कोई पूछे आपसे हम बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये स्टेप है मेरे मित्र जो आपको यूज करने हैं। कहते हैं संज्ञान और संवेग से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा मित्र, ये आपको ध्यान रखना है बीएफ स्किनर का जो कोटेशन है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये, हम सभी को मालूम है। क्या कहते हैं साहब? अभिप्रेरणा, ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा अधिगम का राजकीय राजमार्ग है, अधिगम का राजकीय राजमार्ग है, ये मित्रों आपने कहा है। और अभिप्रेरणा अधिगम का राजकीय राजमार्ग है, ये बीएफ स्किनर है मित्र। हमारा अगला आंसर रहेगा, और उसको हमने कहा है संज्ञान और संवेग, आपने कहा है। तो ये कह रहा है भाई संवेग की जो विशेषताएं हैं ये कौन कौन सी होती है? तो हमने पहले कहा है अनिश्चितता होती है, परिवर्तनशीलता होती है, संवेग के कारण हमारे शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी होता है, व्यापकता भी होती है, इनका स्थानांतरण किया जा सकता है, विवेक शून्यता होती है, सुखद और दुखद होते हैं मित्रों, ये हमने आंसर दिया है। नेक्स्ट है भाई संज्ञान किसे कहते हैं मित्र? संज्ञान का अर्थ होता है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें निम्न चीजें आती है। सूचना प्राप्त करना ये संज्ञान का एक तत्व होता है, अर्थ निकालना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, अनुप्रयोग करना। मेरे मित्रों इसके अलावा आप अवधान कह सकते हो, अवधान के अलावा मेरे मित्रों हम चिंतन कह सकते हैं, चिंतन के अलावा भी मित्रों हम कहेंगे तो आप कह सकते हो साहब इसमें कल्पना भी आपने कहा है, कल्पना के अलावा मेरे मित्रों धारण आ जाएगा, धारण के अलावा तर्क आ जाएगा। ये सारे के सारे किसके कंपोनेंट्स रहेंगे? संज्ञान के कंपोनेंट्स रहेंगे, ये हमने आंसर दिया है। अब निष्कर्ष आपने क्या कहा है? संज्ञान संवेग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपवाद क्या रहेगा? सिर्फ रॉबर्ट जेनजोंग जो है, ऐसे भी कहते हैं रॉबर्ट जजोंग, ऐसे भी हम लिख देते हैं, विद्वान का नाम है मेरे मित्रों। ये कहता है एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञान और संवेग को अलग अलग माना है। बाकी सब लोग कहते हैं कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एकमात्र अकेला व्यक्ति है जो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। अब मित्रों शिक्षण की विशेषताएं आपसे कह रहा है कि शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। पहला है दो तरफा होता है, वन साइडेड नहीं होता टीचिंग। दूसरा कहता है अंतः क्रियात्मक होती है,
किसके बीच में? टीचर के बीच में, पाठ्यक्रम के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। इसलिए इसको आपने अंत्यक्रिया कहा है। औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक प्रक्रिया भी होती है, और मित्रों ज्यादा कहोगे तो आप इसको निरौपचारिक भी कह सकते हो। ये आपका थर्ड प्रकार हो गया है। सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि समाज में होता है। लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई लक्ष्य बनाकर हम काम करते हैं। बच्चे को महत्व दिया जाता है, उसकी मानसिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, कभी रुकता नहीं है मित्र, ये कहा है। बच्चों का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। कहते हैं स्थानांतरण की प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, द्विमुखी एवं त्रिमुखी। वर्तमान में तो कैसी रहेगी? वर्तमान में ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये पहले क्या था मित्रों? ये एडम्स जो था, ये केवल एडम्स ने कहा था भाई ये द्विमुखी प्रक्रिया है। लेकिन अब तो अपने पास कौन आ गया है? जॉन डीवी आ गया है। और जॉन डीवी के अलावा ब्लूम अपने पास आ गया है। तो जॉन डीवी, ब्लूम, रायवर्न इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा मित्रों, यहां से थोड़ा सा खेल आपका बदलेगा, ट्रैक यहां से बदलने वाला है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के दो मुख्य कारण हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अब देखो भाई, ये व्यक्तिगत विभिन्नता पूछेगा तब भी ठीक है, यदि विकास के बारे में पूछेगा तब भी आपका जवाब यही रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखना, चाहे डी डेवलपमेंट पूछे, चाहे पी आपसे पूछे, पी का मतलब है पर्सनैलिटी, दोनों का जवाब यही रहने वाला है मित्रों। ध्यान रखिएगा, हेरिडिटरी, मल्टीपल, इन्वायरमेंट, ये आपका आंसर रहेगा। कहता किस अवस्था में समलिंगीय समूह भावना होती है? तो आपका जवाब रहेगा बाल्यावस्था। लड़का लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता है, लड़कियां लड़कियों के साथ अच्छा फील करती है, उसको आपने कहा है जी हाँ समलिंगीय भावना। कहता था विषम लैंगिक जो प्रेम होता है वो कौन सा है? तो किशोरावस्था रहेगा, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ, एडोलसेंस। किस अवस्था को चरम अवस्था कहा जाता है मेरे मित्रों? किशोरावस्था को। किसका चरम कहा है? विकास का कहा है, विकास का स्वर्ण काल कहा है मित्रों, ये आपने कहा है। कहते सब अधिकतम विकास होता है इस समय पर। कैसा विकास देखने को मिलेगा? अधिकतम विकास बच्चे का इसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट आपने कहा विकास जीव और उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का जी हाँ प्रतिफल है। ये किसने कहा मित्रों? अंत्यक्रिया का परिणाम बताया स्किनर ने। स्किनर कौन से विद्वान हैं? तो याद रखना मित्र, ये स्किनर वही है जिन्होंने आपको ऑपरेंट थ्योरी दिया है। क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो हमें इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट मित्रों आपने नाम दिया सभी बालक जन्म से समान होते हैं। वॉटसन ने कहा है। वॉटसन कौन है मित्र? व्यवहारवाद का जनक है ये, व्यवहारवाद का जनक है ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में ध्यान रखना है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका रहेगा? क्रोकरो के द्वारा कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कहता किस मनोवैज्ञानिक ने जीवन के 4-5 वर्षों को निर्णायक बताया है? तो आपका जवाब रहेगा मनोविश्लेषणात्मक के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड मित्रों। आपका ये आपने आंसर दिया है। अब इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जबरदस्त व्यक्ति है ये। कहता निरुद्देश्य भटकने का काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था होती है। और इसी में आपको एक और आंसर देना है, और क्या रहेगा? निर्माण की अवस्था रहेगा। निर्माण व संग्रह की जो प्रवृत्ति है ये भी आपका इसी में जवाब रहेगा। आप दोनों ही इसी अवस्था में देखने को मिलेंगे। फिर कहता है जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था होता है मित्र, क्योंकि इसमें बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, दिक्कतें आती है, समायोजन नहीं कर पाता है। अगला जो बिंदु है मित्र ध्यान से देखिएगा, किसने कहा विद्यालय का घर का स्थान ग्रहण कर लेता है? शिक्षक, जी हाँ माँ का। तो मित्रों हरलॉक कह रहा है। और इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विकास को कैसी प्रक्रिया बताया है? लयात्मक प्रक्रिया बताया है। नेक्स्ट रहेगा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो काल होता है मित्र, वो कौन सा होता है? शैशवावस्था होती है, क्योंकि ये आधार बनती है। जी हाँ, और इसी को आपने सीखने का आदर्श काल भी कहा है मित्रों, शैशवावस्था को। और ये कहा है बैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। ध्यान रखिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे आपके लिए।
टोली की आयु, गैंग एज बाल्यावस्था को कहा गया है मित्रों। क्यों? क्योंकि बच्चा समूह में रहता है इसलिए। नेक्स्ट है आपका खेलों की आयु कहा गया है। देखो भाई, बाल्यावस्था को कहा गया है। और यदि टॉय एज पूछेगा, टॉय एज रहेगा, तो टॉय एज में आपको दो मिलेगा मित्रों। या तो रहेगा आपका पूर्व बाल्यावस्था रहेगा। इन केस यदि पूर्व बाल्यावस्था नहीं मिलेगा, तब आपको ऑप्शन में मिलेगा शैशवावस्था। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा स्वर्ण काल, गोल्डन एज किसको कहा है? किशोरावस्था का। क्यों कहा है? क्योंकि भाई इसमें बच्चे का जो विकास है ये मैक्सिमम होता है इसलिए। नेक्स्ट कहा है मिथ्या परिपक्वता, बाल्यावस्था को कहा है। किसने कहा है मित्र? रॉस ने कहा है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। जल्दी से आइएगा नेक्स्ट क्लास की तरफ। अगला जवाब है आपका वीर पूजा की जो प्रवृत्ति है किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। क्योंकि जो बच्चा है मित्रों क्या करता है, साहसिक जो कार्य है, साहसिक कार्यों में बच्चे की रुचि होती है, इसलिए ये प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाएगी। अगला रहेगा प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का जो काल है ये कौन सा रहेगा? बाल्यावस्था रहेगा। और ये जो कोटेशन है ये किलपैट्रिक साहब ने कहा है। नेक्स्ट रहेगा शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की रही है? गेस्टाल्टवाद की रहेगी। गेस्टाल्टवाद में नाम आता है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें नाम आएगा मैक्स वर्दाइमर का नाम रहेगा। फिर रहेगा कोहलर का नाम भी इसमें रहेगा। और कोहलर के अलावा मित्रों इसमें नाम रहेगा कॉफका रहेगा। ये तीनों नाम इसी में ऐड रहेंगे। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस, जी हां, संप्रदाय में कही है? तो आपका आंसर रहेगा व्यवहारवादी संप्रदाय में रही है। नेक्स्ट संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, ये कथन किसका है? पैवलोव का है। कहते प्रथम मनो नोबेल का पुरस्कार जीतने वाले पहले मनोवैज्ञानिक है ये। कहते साहब आपने क्लियरली मेंशन किया है, क्या नोबेल का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे ये। इंपॉर्टेंट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक रहे हैं ये वाले विद्वान। ये आपने आंसर दे दिया है। कब किया मित्रों? 1904 में किया है, आप सभी को मालूम है ये। अगला जो जवाब रहेगा, अगला जो बिंदु है जल्दी ध्यान से देख लीजिएगा। कहता है मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? 14। मूल प्रवृत्तियां भी कितनी होती है? तो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो भी इन्होंने 14 ही बताई है, ध्यान रखना है आपको। मूल प्रवृत्तियों का जनक कहते हैं भाई इस बंदे को। क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियों का जनक यदि पूछोगे, मूल प्रवृत्तियों का जनक, तो भी इसी विद्वान को आपने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। वॉटसन ने नवजात शिशुओं में कौन से संवेग बताए? मौलिक, जी हाँ, भय, क्रोध और स्नेह बताए हैं। नेक्स्ट है बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है, याद कर सकता है। ये जो कथन है मित्र किसका रहेगा? रूसो ने कहा है ये। नेक्स्ट है आपका 3 से 6 वर्ष, ये रूसो वही है जिन्होंने एमिल की रचना की है, एमिल के रचयिता है ये। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है आपका 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं, ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का रहेगा मेरे मित्रों। थॉर्नडाइक वही है जिसको आपने SR थ्योरी का जनक कहा है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा है, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यही विद्वान है आपके। और यही वो बंदा है मेरे मित्र जिन्होंने आपको बहुकारकीय सिद्धांत दिया है, बहुकारकीय बुद्धि का सिद्धांत आपको दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो जवाब है मेरे मित्र 6 से 9 वर्ष तक का जो समय है ये कौन सा होता है मेरे मित्रों? संचय काल रहता है ये हमने आंसर दिया है। 10 से 12 वर्ष तक का जो समय है ये कौन सा काल दिया है? परिपाक काल कहा है मित्र। इस तरह के जो प्रश्न आपको रीच में बहुत देखने को मिलेंगे। कहता है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था होती है, यह कथन किसने कहा है? ये कॉल एवं बुश ने कहा है मित्रों। नेक्स्ट रहेगा किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है,
जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। कोलसेनिक ने कहा है, इसका मतलब है बच्चे को ये मन मर्जी करने से रोकते हैं, ये आपको ध्यान में देखना है। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए, तो कहते हैं मंद बुद्धि एवं सुविधाहीन बच्चों के लिए। ये वही है जिसमें आपको ध्यान रखना है, लिखने पर बल दिया है, लिखने पर बल दिया गया है, ये वही विधि है। मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली है, आप सभी को मालूम है। जल्दी से अगला जो बिंदु है उसको देखिएगा। मैं टाइम देख लेता हूं एक बार कि हमारा टाइम कितना हुआ है, क्योंकि क्लास का टाइम भी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे मित्र कि हम लेट हो जाए। अभी टाइम है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। कहता है वीर पूजा किसको किसी को आदर्श मान लेना होता है, और ये कौन सी अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में आपको ये देखने को मिलेगा। ये हमने मेंशन किया है। किशोरावस्था एक परेशानी, तनाव, द्वंद की अवस्था होती है। स्टेनले हॉल ने कहा है मित्र, इसी को हम कह सकते हैं तनाव कहा है आपने। तनाव के अलावा तूफान आप कह सकते हो, तूफान के अलावा आपने कह दिया है झंझावत की अवस्था, ऐसा आप इसको कह सकते हो। ये आपका बिंदु रहेगा। नेक्स्ट कहता किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं जी हाँ जन्म लेती है। स्टेनले हॉल यही बंदा है जिसने आकस्मिक विकास का सिद्धांत आपको दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत आपको दिया है। और मित्रों आपको ध्यान है, इन्हीं के द्वारा आपको एडोलसेंस किताब की रचना की है। एडोलसेंस पुस्तक की रचना की है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एडोलसेंस पुस्तक की रचना की है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये मित्र कहा है क्रो ने कहा है। कहता संवेगों में सामाजिकता का भाव किस अवस्था में आ जाता है, तो बाल्यावस्था में मेरे मित्रों आ जाता है, क्योंकि इसी को आपने एजुकेशन की एज कहा है। हम इसको शिक्षा की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था मित्रों कह सकते हैं, तो शिक्षा की अवस्था हमने इसी को कहा है। ध्यान रखिएगा। अगला जो जवाब रहेगा, कहते किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये कौन सा है, तो कॉल एवं बुश ने कहा है। अब इतना जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, संवेग में आपने कहा है। अब संवेग से जुड़ी हुई हम तीन बातें कर सकते हैं। कहता एक तो रहेगा आपका शैशवावस्था, शैशवावस्था कहा है आपने। दूसरा कहा है आपने बाल्यावस्था कह दिया है। और मित्रों बाल्यावस्था के अलावा आपने कहा है किशोरावस्था कहा है। तो इतना आपको ध्यान रखिएगा कि जो शैशवावस्था होती है इसमें तो अभाव पाया है मेरे मित्रों। किसका बारे में पूछा है आपने? सांवेगिक विकास में कहा है। तो यहां तो बच्चा अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व बच्चा रहेगा। यहां पर इनका विकास हो जाता है और यहां पर बच्चे में सांवेगिक स्थिरता देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी। नेक्स्ट कहा है चरित्र आत्म नियंत्रण की शक्ति होती है। ये बाउली नामक विद्वान है मेरे मित्र, उनका कोटेशन है, काफी महत्वपूर्ण इसको माना है। कहता है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। ये कहा है आपका क्रो एवं क्रो ने। दो विद्वान है ये, एक नहीं है मेरे मित्र, एक का नाम है एलिस क्रो रहेगा, एक है एलिस क्रो और दूसरे का नाम रहेगा लिस्टर क्रो। कुछ लोग क्या मानते हैं कि दोनों एक ही है, जी नहीं, अलग अलग है दोनों। ये कहते साहब मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है मेरे मित्र। ये वॉटसन रहेंगे और यही वो बंदा है जिसने व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवाद का जनक है ये वही बंदा है मेरे मित्र जिसने व्यवहारवाद को कैसा विज्ञान बना दिया है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाया है। अगला है आपका सीखने का जो आदर्श काल है, ये किसे माना है आपने? तो शैशवावस्था को माना है मेरे मित्र, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में सीखने की जो क्वालिटी है वो बड़ी ज्यादा होती है। ये हमने आंसर दिया है। नेक्स्ट जो बिंदु रहेगा, कहता बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है मेरे मित्र वो कौन सा रहेगा? खेल का मैदान रहेगा। मानसिक एवं शारीरिक स्थिरता
बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये कथन किसका रहेगा? तो ये रॉस ने कहा है मेरे मित्र, बड़ा महत्वपूर्ण है। और वैसे भी इसमें स्थिरता देखने को मिलेगी। कहते साहब विकास जो है वो समान गति से होता है, विकास समान गति से होता है, ना कोई तेज होता है ना कोई धीमा होता है। ये आपने एक छोटा सा जवाब यहां पर दिया है। नेक्स्ट रहेगा मेरे मित्र, किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। ये किसने कहा है? बिग्गे एवं हंट ने। कई बार मित्रों ये केवल मिलेगा आपको बिग और हंट मिलेगा, क्योंकि किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो बड़ी तेजी के साथ में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कहा है। कौन सी अवस्था बाल जीवन की अंतिम अवस्था होती है? किशोरावस्था है, घबराना मत। ये बाल जीवन की पूछा है मेरे दोस्त, जीवन की नहीं पूछा है, जीवन में अलग आंसर आएगा। कहता है बालक की कौन सी अवस्था को स्वर्ण अवस्था कहा है? किशोरावस्था को। और ये क्यों कहा है आपने? तो आपको ध्यान रखना है, विकास के कारण ये नाम हमने दिया है। नेक्स्ट, मैं आज समय नहीं रहता है, पूरी क्लास को, पूरे साइकोलॉजी को, पूरी पेडागोजी को एक क्लास में लेकर आना दोस्त, चैलेंज है ये। और ये हम करके दिखाते हैं क्लासेस में, क्योंकि हम महज बात नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, केवल पढ़ाई पर फोकस करते हैं। और यदि दिल से यदि आप क्लास को लाइक करते तो मित्र इतना तो जरूर बनता है कि क्लास को आप लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी अपनी क्लास, आपका अपना चैनल है ये। कहता है बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु मुख्यतः 4 संवेग बताए हैं। भय कहा है, क्रोध कहा है, प्रेम कहा है और पीड़ा आपसे कहा है, पेन कहा है। सुझाव साधारण आदेश से उत्तम होता है, यह कथन किसका है? डम्बिल का कथन है मेरे मित्र, याद रखिएगा। और कहता है साहब यह कथन किसका है? और ये यहां पर थोड़ा सा आपको डाउट वाली स्थिति रहेगी मेरे मित्र, इसमें ये थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉटसन भी आपको दे रखा है। अब प्रश्न मुझे लगता है थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला है कि पता नहीं ये प्रश्न किसके लिए पूछा है। तो ये दोनों प्रश्न हमने डाउट की श्रेणी में रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसका भी अधूरा है, इसका भी अधूरा है। विकास लय्यात्मक होता है, नियमित नहीं। ये हरलॉक ने कहा है मेरे मित्र, क्योंकि विकास में क्या देखने को मिलेगा आपको? फ्लैक्चुएशन देखने को पड़ेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, इसलिए हमने इसको लय्यात्मक कहा है। समान प्रतिमान सिद्धांत के जनक कौन है मेरे मित्र? हरलॉक रहेगा। इसका मतलब है सभी मनुष्य का, सभी बच्चों का जो विकास है वो एक गति से होगा, एक क्रम से होगा। नेक्स्ट है आपका सामान्य व विशिष्ट प्रतिफल क्रियाओं के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, ये कौन रहेगा? हरलॉक रहेगा। सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत, तो आपका आंसर रहेगा हरलॉक ने मित्रों आपको आंसर दिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार माता पिता को शारीरिक एवं सामाजिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है? तो आपका आंसर रहेगा जेम्स ड्रेवर। माता पिता की कर देना, तो आपका आंसर रहेगा जेम्स ड्रेवर। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। कहते हैं साहब ये जो आनुवांशिकता है, इस आनुवांशिकता की जो वाहक इकाई है मेरे मित्र, जो वाहक इकाई होगी, ये वाहक इकाई कौन सी होती है? तो इसमें हमने एक ही जवाब दिया है, आपके जीन्स होते हैं, ये जीन होते हैं मेरे मित्र, ये याद रखिएगा। रीच में आया हुआ प्रश्न है ये। कहता किस अवस्था में बालक और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है? बाल्यावस्था अमूमन 6 से 12 वर्ष का समय आप इसको बता सकते हो। और यही वो समय होती है मेरे मित्र जिसको आपने शिक्षा की अवस्था कहा है, क्योंकि शिक्षा की अवस्था, स्कूल एज भी आप इस एज को कह सकते हो। अगला है संवेगों को छिपाने या छद्म रूप में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है किशोरावस्था। भाई खिलाड़ी हो जाता है बच्चा, है ना, रोना स्टार्ट कर देता है, सिर छुपाकर मुंह छिपाकर जीना स्टार्ट कर देता है, ये एडोलसेंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है। जान लगा दी मित्रों इस क्लास को आप लोगों के लिए लाने में। कहते हैं शैशवावस्था, वैलेंटाइन ने क्या कहा है? ये जो अवस्था है आपकी, उसको हमने आदर्श काल कहा है, ये हमने आंसर दिया है। अगला जवाब रहेगा स्ट्रेंग कहा है। कहता है पहले जो 2 वर्ष होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चा अपने जीवन का शिलान्यास इनमें कर लेता है, ये स्ट्रेंग ने कहा है। फिर कह रहा है मित्रों थॉर्नडाइक कह रहा है, क्या कह रहा है? 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक है ये अर्ध स्वप्नों की दिशा में रहते हैं,
ये हमने यहां पर आपको आंसर दिया है। नेक्स्ट कहेगा वॉटसन कह रहा है मेरे मित्र, क्या कह रहा है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता अन्य स्टेजेस की तुलना में तीव्र होती है, ये वॉटसन ने कहा है। अगला जवाब आपको ध्यान से देखना है, ड्राइडेन ने क्या कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ड्राइडेन कह रहा है पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती है, ये कहा है। और ये कौन सी अवस्था के बारे में आता है, तो आपका रहेगा बाल्यावस्था के बारे में रहेगा। अब ये जो आपकी ये वाली जो डेफिनेशन है, ये आपने कहा है बाल्यावस्था के बारे में रहेगा। देखो भाई, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इन्होंने कहा है शिक्षा की अवस्था होती है, यही वो अवस्था होती है जिसमें बालक अपने विचारों का निर्माण कर लेता है। रॉस ने क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, मिच्योर नहीं हुआ है, दिखाता है ऐसे जैसे बहुत ताकतवर, बहुत समझदार बच्चा बन गया है। अब आगे जो रहेगा किशोरावस्था के कथन रहेंगे मित्र। और किशोरावस्था के बारे में आपने कहा है, हेडो कमेटी ने कहा है, इंपोर्टेंट है, कहता है ये वो समय होता है जब किशोरावस्था में बच्चों के नसों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है बच्चे में एक्साइटमेंट कहिएगा, अग्रेशन कहिएगा, ये बहुत ज्यादा आ जाता है, उत्तेजना, ये कहिएगा उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है बच्चे में। आपने कहा है वैलेंटाइन कहा है, कहते हैं भाई क्लोज वाली जो फ्रेंडशिप होती है वो यहां पर नजर आएगी आपको, ये व्यक्तिगत जो मित्रताएं होती है ये आपको यहां पर जन्म देनी है। रॉस क्या कह रहे हैं, काम कहा समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तथ्य होता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है मित्र, ये आंसर इंपोर्टेंट है आपका। किशोर जो है समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है, ये सारी डेफिनेशन किसकी रहेगी, तो याद रखिएगा रॉस की रहेगी ये। अगला है कोल्सेनिक ने क्या कहा है मित्र, किशोर जो है प्रौढ़ो अपने मार्ग में बाधा समझता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, ये कहा है मित्र, कोल्सेनिक का स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट जो विचार है, यहां पर आपको क्या दे रखे हैं मित्रों, कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, अधिगम के सिद्धांत है मेरे मित्र, ध्यान रखना। ये क्या है, अधिगम के सिद्धांत है ये। और अधिगम के जो सिद्धांत है इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सिद्धांत इस तरफ दे रखे हैं, उनको देने वाले का नाम दे रखा है, प्रयोग किस पर किया है ये दिया है, कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया संवद प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी कहा है, पेवलोव की थ्योरी है, रूस के रहने वाले हैं, कुत्ते के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सूझ का सिद्धांत है, कौन कौन है इसको देने वाले, कोहलर का नाम है, कॉफका का नाम है, बर्दाइमर का नाम है। प्रयोग किसके ऊपर किया है, वन मानुष के ऊपर किया है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले मित्र, इन्हीं को आपने गेस्टाल्टवादी कहा है। नेक्स्ट आपका रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, देने वाले विद्वान का नाम है व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। प्रयोग किसके ऊपर किया है, कबूतर चूहे के ऊपर। प्रसिद्ध जो रहा है इनका, ये रहा है आपके चूहे वाला, कहते सब अमेरिका के रहने वाले थे। और नेक्स्ट आपने आंसर दिया है मित्र, ये अगली में जाएगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता कहा है, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी आपने इनको कहा है। नेक्स्ट रहेगा प्रबलन का सिद्धांत कहा है मित्र, रिइंफोर्समेंट थ्योरी इनको कहते हैं, क्या कहेंगे, रिइंफोर्समेंट थ्योरी कहेंगे। किसका है, सीएल हल्का है ये, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया है, अमेरिका के ये रहने वाले विद्वान है मित्र। नेक्स्ट रहेगा आपका अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, कुर्ट लेविन का है, फील्ड थ्योरी इनको कहते हैं, क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, इन्होंने बालक के ऊपर प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है, उद्देश्यवाद का सिद्धांत रहेगा, टोलमैन का सिद्धांत है, बंदर और चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट रहेगा आपका अन्वेषण का सिद्धांत रहेगा, ये किसके द्वारा दिया है, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा। फिर रहेगा मित्रों स्थानापन्नता का सिद्धांत, गुथरी के द्वारा दिया है, जिनको एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा आपने, एकल प्रयास का सिद्धांत भी आपने नाम दिया है, एकल प्रयास का सिद्धांत भी मित्र आपने इसको आंसर दे दिया है। नेक्स्ट रहेगा आपका शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत कहा है आपने, असुवेल को कहा है अनुकरण द्वारा सीखना, ये हेगर्टी का रहेगा मेरे मित्र। नेक्स्ट आ जाइएगा,
सीखने के 4 प्रकार इसने बताए हैं। अगला मित्रों आपका रहेगा अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत कार्ल रोजर्स है। लेकिन कार्ल रोजर्स से भी पहले मित्रों ध्यान रखना आपका अब्राहम जो मैस्लो है, ये नाम आपको देखने को मिलेगा। अब्राहम मास्लो को भी आपको ध्यान रखना है। अब्राहम मास्लो का नाम पहले आएगा क्योंकि अब्राहम मास्लो मानवतावादी विचारधारा के जनक है। मानवतावादी विचारधारा के जनक है ये आपने आंसर दे दिया है कि जनक रहेंगे। और अगला जवाब है सीखना क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तनों को कहते हैं। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये जो स्टेटमेंट है मित्रों गेट्स का रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछी रहती है। स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में आना यही सहज क्रिया होती है। इसी को आप कह सकते हो स्वाभाविक क्रिया कहते हो मेरे मित्र, ये आपका आंसर रहेगा। अगला है सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये क्रो ने कहा है मित्र। अगला जवाब है आपका प्रेरणा कार्य को आरंभ करने जारी रखने नियमित रखने की प्रक्रिया है। गुड ने कहा है ये। सीखने के 3 नियम है तत्परता अभ्यास और परिणाम। तीनों नियम किसने बताए मित्र, थॉर्नडाइक ने बताए हैं ये आपको ध्यान रखना है। कहते प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का जो नियम है ये भी किसने बताए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं। कहते मुख्य नियम इसने बताए हैं और मुख्य के अलावा गौण नियम भी बताए हैं। तो मुख्य नियम 3 होते हैं, गौण नियम 5 होते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बीएफ स्किनर ने। इसी को आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है, ये गिलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट है आपका प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये आपका स्किनर का कोटेशन है। क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कुर्तलेविन। इसी को कहा है आपने सदिश का सिद्धांत। इसी को मित्रों आपने कहा है तलरूप का सिद्धांत। सदिश कहिएगा, तलरूप का सिद्धांत, इसी को आपने कहा है मित्र। अगला रहेगा रेखीय कार्यक्रमायोजन सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसी को मित्रों आप कहते हो अभिक्रमित अनुदेशन। ये अभिक्रमित अनुदेशन है जिसका जनक भी आपने किसको माना है, तो याद रखिएगा इसका जनक जो रहेगा वो बीएफ स्किनर ही रहेगा। हम चलेंगे आपके अगले बिंदु की तरफ और नेक्स्ट जो बिंदु है मेरे मित्र, कहते सिद्धांत दे रखे, यह प्रवर्तक दे रखे। मूल प्रवृत्ति का जनक मैकडूगल है, 14 उनकी संख्याएं बताई है। मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्राइड है, युंग है और एडलर है। नेक्स्ट रहेगा मेरे मित्र आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत, लॉरेंस ने दिया है। शारीरिक सिद्धांत किसने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है, जगबिल और सेल्डन के द्वारा मेरे मित्रों दिया है। नेक्स्ट रहेगा आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, हर्जबर्ग और अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया है। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, हल, मिलर, स्किनर। आप चाहो तो वॉटसन भी इसमें कह सकते हो आप। वॉटसन के अलावा हम स्किनर को भी यहां पर रख सकते हैं। अगला आंसर है आपका, कहते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक भी यहां पर दे रखे हैं। कौन कौन से मित्र, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड का है। नव फ्राइड में कैरॉन हार्नी आएगा, एरिक फ्रॉम आएगा, एरिक एरिक्सन आएगा। हार्मिक संप्रदाय का मैकडूगल है। क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। जीवन सिद्धांत गोल्डस्टीन ने दिया है। रचना का सिद्धांत मित्रों सेल्डन के द्वारा दिया है। आल्पोर्ट का सिद्धांत जो है आल्पोर्ट ने दिया है। और आल्पोर्ट का जो थ्योरी है इसी को आप चाहो तो कह सकते हो सील गुण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सील गुण का सिद्धांत। नेक्स्ट आइएगा मित्रों, बुद्धि के सिद्धांत भी आपको दे रखे, उनके प्रवर्तक भी दे रखे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड विने ने मित्रों दिया है। और यही है आपका निरंकुशवादी सिद्धांत। क्या रहेगा, निरंकुशवादी सिद्धांत मित्रों आपने इसको कहा है। फिर आएगा द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन ने कहा है, यही है जी कारक और यही रहेगा आपका एस कारक थ्योरी। नेक्स्ट मित्रों आंसर है और कहते हैं भाई बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक है। इसी को आपने कहा है परमाणुवादी सिद्धांत।
परमाणुवादी सिद्धांत आपने इसी को कहा है। कहते त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने है, क्योंकि इसने सामूहिक तत्व को भी इसमें जोड़ दिया है, सामूहिक तत्व को जोड़ दिया, फिर एस कारक हो गया है और एस कारक के साथ में जी कारक हो गया और मिलकर बन गया है आपका त्रितंत्रात्मक कारक बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन ने दिया है मित्र 7 क्षमताओं का जिक्र किया है और इनका विवरण इनकी पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है ए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा है आपने। ये मित्रों आपका आंसर रहेगा। कहता है बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन ने कहा है आपका, ये आपका जवाब है। नेक्स्ट रहेगा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत मित्रों वर्ट और वर्णन का रहेगा और ये आज का लास्ट जवाब मित्रों। काफी टाइम की, काफी मेहनत की, काफी धैर्य से आपने क्लास को देखी होगी। कहता है सब त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का हो गया है। इसमें आ गया मित्रों देखो संक्रिया आ गया है, संक्रिया के अलावा आपका आ गया है विषय वस्तु आ गई है और विषय वस्तु के अलावा आ गया है उत्पाद आ गया है। कहते हैं बुद्धि का ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, यह है ब्लूम ने दिया है आश्चर्य कहा है इसको, बुद्धि को आश्चर्य कहा है इसने ब्लूम ने। कैटल कहिएगा मित्रों, कैटल का, तो कैटल ने कौन सा दिया है जी कारक कहा है आपने। आप कहिएगा साहब पहला जो इसने नाम दिया है तरल, और तरल के साथ में ठोस कहा है मेरे मित्रों, कैटल नहीं है, कैटल रहेगा ये रेमंड कैटल है और कैटल ने तरल और ठोस सिद्धांत आपको दिया है। और बुद्धि का कै और खे सिद्धांत किसने दिया है, हैब ने दिया है। और मित्रों इसी के साथ ही ये जो क्लास है उसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपसे जाते जाते मैं इतना कहूंगा क्लास कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और अब अंतिम आपसे यही कहना चाहूंगा, अभी भी यदि आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया मित्रों, कब करवाओगे, जी जान लगा दी आपको। एक क्लास में प्रयास किया कि यदि आपकी रीट में किसी भी तरह की कोई भी तैयारी रही है तो ये क्लास आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। इस क्लास को देखिएगा, इससे पहले की क्लास को देखिएगा जो मैंने डाल रखी है। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि रीट की परीक्षा को पास करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल जबरदस्त एक आपके लिए सरप्राइज लेकर आऊं। तो अभी वक्त है आपसे इजाजत लेना है इस भरोसे के साथ में, फिर मिलूंगा। मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, जोरदार रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।